अब जो हम अकाउंट्स की टर्म करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, अकाउंटिंग का लॉजिक है ये कि हम ऐसे अकाउंट्स बनाते ही क्यों हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज ascertainment of profit or loss. Yes or no? Yes, sir. ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है, लॉजिक समझेंगे हम। बिजनेस शुरू करा मैंने, बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1st April 2020। मान लेते हैं कोरोना नहीं आया, नॉर्मल ईयर था, बिजनेस नॉर्मल शुरू हुआ। ओके, मैंने फर्नीचर लिया 10 लाख रुपीस का। ये मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा या लॉन्ग टर्म, ईशान्या? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अगर मैं इस फर्नीचर को, तो ये 1st April 2020 है, ये ईयर हो गया 2021। अब अगर मैं फर्नीचर को 2021 का एक्सपेंस मान लूं, खर्चा मान लूं, ये उस साल का एक्सपेंस है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, बट अगर मैं उस पीरियड का उसको एक्सपेंस मान लूं, ये मुझे सिर्फ उस ईयर बेनिफिट देगा या आगे आने वाले टाइम में भी देगा? तो आगे भी देगा। आगे भी देगा। ओके, फर्नीचर लिया 10 लाख का, कंप्यूटर्स लिए 2 लाख के, और क्या लें हम बिजनेस के लिए? एयर कंडीशनर लिया हमने 1 लाख का, गुड्स, जिस चीज में हम डील करते हैं, जो सामान हमने खरीदा बेचने के लिए, फॉर रीसेल, फिर आपने सैलरीज पे करी, 2,50,000, रेंट पे करा 1,20,000। लेट अस अज्यूम यही खर्चे थे, और आपकी सामान बेच के आपको प्रॉफिट आया, मतलब सेल्स, ये रेवेन्यू होता है आपका। सामान बेच के जो पैसे आए वो आए आपके पास 12,50,000। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा इस साल का प्रॉफिट निकालना चाहता हूं मैं, ईशान्या, तो यस सर। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यस, यस। तो जो पैसे कमाए हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ एक यही है, और तो कुछ नहीं कमाया। यस और नो? यस यस सर। 12,50,000 का रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस कितने हैं? 12, 1. 13, 5, 18, 20, 21,70,000। यस सर। एक्सपेंसेस 21,70,000 है या कुछ और? इसी का टोटल करेंगे रवीशा। यस सर। ये इस पीरियड के खर्चे हैं सारे। यस सर। जय, वेदांश, यू ऑल अग्री? Yes, sir. तो 10 + 2 12, 13, 5 18, 20, 21, 21,70,000। कितना लॉस हुआ? 750, 850, 920 का लॉस हुआ। यस और नो? Yes, sir. यस सर। खर्चे ज्यादा थे। अब ये था ईयर 2021। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 2021-22। क्या मुझे दोबारा फर्नीचर लेने की जरूरत है? नो सर। No, नो sir. सर। कंप्यूटर भी नए हैं, फर्नीचर भी नया है, और क्या पड़ा हुआ था मेरे पास? एयर कंडीशनर। कंप्यूटर भी है, एयर कंडीशनर है। बोलो, ये सब लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामान बेचना है वो तो फिर से लेंगे। यस सर। यस सर। गुड्स फॉर
रीसेल। फिर आपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी, कितनी सैलरी पे करी थी पिछली बार भी? गुड्स थे 5 लाख के, लेट अस अज्यूम सेम है सब। फिर मैंने देखा नहीं, 250 थी सैलरी। एक सेकेंड, सैलरी 250, रेंट 120, सैलरीज 250, रेंट 120। क्या इस साल भी फर्नीचर यूज हुआ होगा? Yes, sir. Yes, sir. इस साल भी कंप्यूटर्स यूज हुए होंगे, इस साल भी एयर कंडीशनर यूज हुआ होगा। Yes, sir. इस साल सेल, सामान बेच के रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? इस साल आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, लेट अस अज्यूम 10 लाख। पिछले साल रेवेन्यू कितना था आपका? 12,50,000। इस साल रेवेन्यू गिर गया, 10 लाख हो गया। अब मैंने बोला चलो बताओ प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू, सामान बेच के 10 लाख रुपए आए, एक्सपेंसेस कितने थे? 870. वेरी गुड, 870। इस साल आपका प्रॉफिट हुआ 1,30,000 का, यस और नो? Yes, Yes. sir. Yes, sir. लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर आपका लॉस हुआ था 9,20,000 का। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ पिछले साल 9,20,000 का लॉस हुआ था, इस साल मेरा 1,20,000 का 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इस साल की परफॉर्मेंस पिछले साल की परफॉर्मेंस से बेटर लग रही है ये प्रॉफिट का फिगर देख के? Yes, sir. बट पिछली बारी जो आपने सामान खरीदा था वो बेचा था 12,50,000 का, ज्यादा का बेच पाए थे। इस बारी सिर्फ 10 लाख का बेच पाए हो। तो प्रॉफिट किस वजह से आया? कि इस साल आपको अब दोबारा कंप्यूटर नहीं खरीदना, दोबारा फर्नीचर नहीं खरीदना, दोबारा एयर कंडीशनर नहीं खरीदना। मेन लॉजिक तो वही था। Yes, sir. Yes, sir. बट क्या वो इस साल यूज हुए थे 21-22 में? वो सारी चीजें इस रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प कर रही होंगी कि नहीं कर रही होंगी? Yes, sir. Yes, sir. तो वो कहते हैं कि डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन जो प्रॉफिट होता है ना, वो होता है कि रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट दैट रेवेन्यू। जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, कि जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट किया, जो भी पैसा कमाया, उस पैसे को कमाने में आपका खर्चा कितना हुआ। कह रहे सैलरीज तो वो तो उसी पीरियड की होंगी, ये कोई आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगी? No, sir. नो जिस पीरियड की आप सैलरी दे रहे हो, अगर मैं किसी को अप्रैल की सैलरी दे रहा हूं तो बस अप्रैल का ही बेनिफिट मिलेगा ना मुझे। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, मैं sir. उससे मई में दोबारा काम कराऊंगा तो मई में दोबारा सैलरी देनी पड़ेगी। Yes, sir. जून में दोबारा काम कराऊंगा तो जून में दोबारा सैलरी देनी पड़ेगी। तो जितनी बार काम कराओगे उतनी सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसे ही रेंट है, जिस पीरियड का रेंट है, बेनिफिट उस पीरियड में एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये कोई मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा? No, sir. नो। और गुड्स जो आपने खरीदे वो तो बेच ही दिए, आपके कोई नॉन करेंट एसेट नहीं होते। लेकिन अगर आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आपका नॉन करेंट एसेट होता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो कहते हैं जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, अगर आप उसको एक ही पीरियड में पूरा का पूरा एक्सपेंस दिखा दोगे तो आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल रहे। ये जो आपने 13 लाख के एसेट्स खरीदे हैं, ये सब क्या है? नॉन करेंट एसेट्स। ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपने पेमेंट तो हो जाएगी, जब आपने फर्नीचर खरीदा तो आपको 10 लाख पूरे के पूरे पैसे देने हैं। पेमेंट करना और उसको उस पीरियड का एक्सपेंस मानना वो दो अलग चीजें हैं। कह रहे आपने पेमेंट कर दी 10 लाख की, बट वो पूरा का पूरा करेंट पीरियड का अगर एक्सपेंस मान लिया तो आपके लॉसेस बहुत ज्यादा आएंगे और वो करेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। कह रहे नेक्स्ट पीरियड में आपने वो एसेट्स यूज तो करे, वो आपको क्या, ये जो रेवेन्यू 10 लाख का जनरेट हुआ,
इस रेवेन्यू को जनरेट करने में सिर्फ यही चीजें यूज हुई थी या कुछ और भी यूज हुआ था? सर यही चीजें यूज हुई थी बस, आपने फर्नीचर तो नहीं यूज किया था ये पैसा कमाने के लिए? नहीं किया। फर्नीचर नहीं यूज नहीं किया होगा अपना, है? फर्नीचर को आग लगा दी थी? ये मतलब किया, सर लेकिन किया था। वैसे नहीं हुआ ना। अरे भाई, आपने नया फर्नीचर नहीं खरीदा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मैंने फर्नीचर लिया 5 लाख रुपए का, लेट अस अज्यूम। अब नेक्स्ट ईयर जब नया बैच शुरू होगा तो क्या मैं दोबारा फर्नीचर लूंगा? नो सर नो सर वो फर्नीचर मुझे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा करेगा। एयर कंडीशनर अगर लिया तो वो मुझे नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा सर। करेगा लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स जो मैंने लिए वो मुझे नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। करेंगे आपने तो खर्चों में सिर्फ और सिर्फ सैलरीज लिया, रेंट लिया और जो सामान खरीदा था वो लिया, कह रहे क्योंकि आपने इस साल कोई पेमेंट ही नहीं करी उसके लिए। लविशा दूसरा आईडी से लॉगिन कर रहे हो? सर ओके, तो जो आपने, अब बैक टू द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कहता है टोटल रेवेन्यू जो आपने इस साल पैसे सामान बेच के जनरेट करे, माइनस एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा हुआ उस रेवेन्यू को जनरेट करने में। तो मेरा क्वेश्चन बस आपसे ये है कि जो आपने फर्नीचर खरीदा था वो इस साल रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कंप्यूटर्स भी कर रहे हैं, फर्नीचर भी कर रहे हैं, एयर कंडीशनर भी कर रहा है। तो उन्होंने बोला फिर कैसे करें हम? कह रहे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब भी खर्चा होगा, जब भी आप कोई खर्चा करेंगे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखना, एक्सपेंडिचर ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, आगे जाके थर्ड टाइप भी सुनेंगे हम, बट ब्रॉडली 2 टाइप के, पहले ये दोनों अंडरस्टैंड करेंगे। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। सर एक्यूजेशन मतलब? परचेज। एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, एटसेट्रा। एसेट्स को परचेज करने में, एसेट्स को परचेज करने में, एक्वायर करने में जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो खर्चा हुआ किस चीज पे हुआ वो डिसाइड करेगा कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो किसी एसेट को एक्वायर करने में हुआ तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो हम उसको एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, गुड्स परचेज। गुड्स क्या होते हैं? जो भी सामान आप खरीद रहे हो बेचने के लिए। सैलरीज पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट पेड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर देता है आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देता है आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट। तो अगर मैं किसी को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहा हूं तो उस पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपेंस मान रहा हूं, कह रहा है ये इसी साल का बेनिफिट है, उस पीरियड का एक्सपेंस मान लो। फर्नीचर मुझे लंबा बेनिफिट देगा, तो अगर मैं उसको पूरा का पूरा उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लूं तो क्या उस साल के प्रॉफिट मेरे सही आएंगे? बोलो। अगर मैंने
फर्नीचर लिया जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो अगर मैं पूरे के पूरे फर्नीचर को 2021 का ही एक्सपेंस मान लूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लूं उसी पीरियड का ही, तो क्या उस साल के प्रॉफिट सही आएंगे या आपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए उस पीरियड के? सर खर्चे ज्यादा होंगे। खर्चे आपने ज्यादा दिखा दिए। कह रहे नहीं हमने तो उतने दिखाए हैं जितने खर्चे हुए हैं। कह रहे नहीं उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। ध्यान से देखना, हाउ टू ट्रीट परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। तो किसकी बात हो रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। उसको पूरा का पूरा उस पीरियड का एक्सपेंस माना तो गलत प्रॉफिट्स आएंगे। ध्यान से देखना, फर्नीचर परचेज्ड ₹10 लाख। अगर आपने 10 लाख का फर्नीचर खरीदा जिसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 इयर्स, एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 10 इयर्स, तो आपको वो कितने साल का बेनिफिट देगा? 10 years. एस्टिमेटेड बेनिफिट 10 इयर्स। अब ध्यान से देखना, फर्नीचर will be treated as an asset and every year we will show, एक नई टर्म आई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन as an expense for that particular period to ascertain the correct profit or loss। कह रहा मतलब, कह रहा आपने कितने का एसेट लिया? 10 लाख का एसेट लिया। तो अगर आपने 10 लाख का एसेट लिया जो 10 साल चलेगा, तो बेसिकली हर साल उसकी वैल्यू कितने से गिरती जाएगी? 1 लाख। यस और नो? यस सर। अगर मैं कैलकुलेशन पे आ जाऊं कि आपने कोई 10 लाख की चीज ली जो आपको 10 साल का बेनिफिट देगी, तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या थी कि ये मानना कि अच्छा मुझे हर साल 1/10 बेनिफिट मिलेगा उस चीज का। Yes, sir. तो हर साल 1/10 बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मतलब 10 साल के बाद वो एसेट एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, यूजलेस हो चुका होगा। लाइफ होती है हर एक चीज की। Yes, sir. तो मतलब हर साल मैं उसका बेनिफिट कुछ पोर्शन कंज्यूम करता जा रहा हूं। यस सर। तो वो जो एसेट का पोर्शन आप कंज्यूम करते जाते हो, जो एसेट की वैल्यू गिरती जाती है, उसको टर्म देते हैं डेप्रिसिएशन। क्या टर्म देते हैं? डेप्रिसिएशन। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? फॉल और रिडक्शन इन द वैल्यू of an asset due to wear and tear, passage of time, usage, etc. जैसे जैसे आप एसेट यूज करते हो, जैसे जैसे आप एसेट यूज करते हो, वो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रिशिएट होता रहता है। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या थी एसेट्स को दिखाने की? कह रहे जो आपने 10 लाख का एसेट खरीदा था वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हर साल उसका अगर प्रोपोर्शनेट खर्चा दिखाना था तो कैसे दिखाना था? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हर साल कितना एक्सपेंस दिखाते? 1 लाख। प्रोपोर्शनेट खर्चा दिखाते हर साल,
क्योंकि हर साल वो उतना बेनिफिट दे रहा है। यस और नो? Yes, sir. हर साल आप किसी को पेमेंट नहीं कर रहे, ये अपनी कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? आपने खर्चा किया, खर्चा करने की वजह से अगर कोई एसेट क्रिएट हो जाता है जो आपको बिजनेस चलाने में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने खर्चा करा जिसका बेनिफिट आप एक साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट कर लेंगे, तो वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे एक्सपेंडिचर। सर एक बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल दे दो। अभी देता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं करना पड़ता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है नेचर होता है रेकरिंग, बार बार करना होता है। मैंने मोटर कार खरीदी, बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लवीशा? और रेवेन्यू। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर रेवेन्यू। अभी भी धीरे है। रेवेन्यू। ओके, नॉट एज लाउड एज इट वाज अर्लियर, बट ठीक है। ईशान्या, मैंने बिजनेस के लिए मोटर कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन? तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। लवीशा, गाड़ी खरीदी बेटा, गाड़ी एसेट एक्वायर करा है, तो मोटर कार इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस और नो? यस सर। यस सर। अब मैंने इसमें पेट्रोल भरवाता हूं हर 15-20 दिन में। पेट्रोल भरवाना लवीशा, अब पेट्रोल जो भरवा रहा हूं वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म? पेट्रोल जो भरवा रहा हूं लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा या शॉर्ट टर्म? So short term. शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। जय, तो Yes, वो sir. पेट्रोल जो भरवा रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? Sir, revenue. रेवेन्यू। करेक्ट। आपको एग्जांपल चाहिए था वेदांश? यस सर, मिल गया। ठीक है। मैंने मोबाइल फोन खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वेदांश? कैपिटल। करेक्ट। मैं टेलीफोन बिल पे करता हूं हर मंथ, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। तो क्लासिफिकेशन समझ आ रही है? Yes, यस sir. सर। यस सर। ठीक है, अब ये तो हो गई क्लासिफिकेशन कैपिटल और रेवेन्यू की हमें कैसे करनी है। क्यों कर रहे हैं हम ये क्लासिफिकेशन? ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाल सकें। कह रहे हैं अगर आपने मोटर कार खरीदी 15 लाख की और उसको पूरा का पूरा एक ही पीरियड का एक्सपेंस दिखा दिया, तो आप उस पीरियड के एक्सपेंस ओवरस्टेट कर रहे हो। फिर नेक्स्ट ईयर जब वो फिर गाड़ी यूज होगी बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने में, तब तो आप उसका खर्चा दिखा नहीं रहे, क्योंकि आप तो पूरा का पूरा 15 लाख दिखा चुके हो, आप थोड़ी ना दिखाओगे फिर बाद में। तो कह रहे ये सही ट्रीटमेंट नहीं होती। सही ट्रीटमेंट क्या होती है? एसेट्स की हमें जितनी का भी खरीदा है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के हिसाब से क्या कैलकुलेट करनी होती है? उसकी डेप्रिसिएशन। जो आपने एसेट खरीदा था उसको एसेट्स मानेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं। हम उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो हर साल सिस्टमैटिकली दिखाते रहेंगे, तब जाके हर साल के प्रॉफिट्स करेक्ट आएंगे। बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसा क्यों करते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो सिर्फ टर्म नहीं, उसका लॉजिक भी समझेंगे, बड़ा ही मजेदार है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अब जैसे एक बात बताओ, अगर मैं आपको कैपिटल का मीनिंग बताऊं बिना बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के, तो लॉजिक समझ आएगा कि वो लायबिलिटी क्यों है बिजनेस के लिए? नो सर। नहीं, लॉजिक समझ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको सिर्फ मीनिंग बता दूं कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा ये होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता है, तो आपको उसका ये लॉजिक समझ नहीं आएगा कि हम क्लासिफाई कर ही क्यों रहे हैं कैपिटल और रेवेन्यू में। तो लॉजिक क्या है उसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। जो मैं बिजनेस, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर खरीदा, तो क्या बताया मैंने आपको? उसको एक पीरियड का एक्सपेंस मान लूं या एसेट मानूं?
फर्नीचर जो खरीदा उसको मैं एक ही पीरियड का एक्सपेंस मान लूं या एसेट मानूं? Asset. Asset. ओके, एसेट क्यों मानूं? क्योंकि वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है। Yes, sir. Yes, sir. कह रहा है ये तो ऑन एन एवरेज 10 साल चलेगा, तो इसकी कॉस्ट 10 साल में स्प्रेड करके दिखाओ डेप्रिसिएशन के नाम से। पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट एक अलग एस्पेक्ट है, खर्चा हर साल का 1/10 करके दिखाओ। यही बोला कॉन्सेप्ट ने। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कह रहे भाई साहब एक बात बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस 10 साल चलेगा? लॉजिक है कि नहीं है भैया के डाउट में? Yes, sir. कह रहे आपने तो बोल दिया कि इसको 10 साल में स्प्रेड कर दो कॉस्ट को। कह रहे बिजनेस का ही नहीं पता कि 10 साल, क्या पता बिजनेस चले या ना चले, क्या पता 2 साल में बिजनेस ही बंद हो जाए, क्या पता 100 साल चले, वो तो किसी को भी नहीं पता। Yes, sir. अकाउंटिंग करते वक्त अज्यूम किया जाता है, ये अकाउंटिंग अजम्पशन है कि एक गोइंग कंसर्न है, मतलब बिजनेस इज गोइंग टू लास्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये अकाउंटिंग अजम्पशन है। तो जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आप ये अज्यूम करोगे कि आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। क्यों? अकाउंटिंग रूल है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन। Business will continue for a foreseeable future for a very long period of time at the same level of operations. According to this assumption, it is assumed that the business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. कह रहा ना तो ऐसी कोई इंटेंशन है कि मैं आगे बिजनेस बंद करने वाला हूं, ना ही मैं उसको डाउनसाइज करने वाला हूं। ये अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। अब ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों कराया मैंने आपको ये कैपिटल रेवेन्यू एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, that is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period. On the basis of this concept, fixed assets are recorded at their original cost. तो 10 लाख का फर्नीचर खरीदा तो 10 लाख पे दिखाएंगे fixed assets and they are depreciated in a systematic manner over their expected life. For example, एक मशीन खरीदी, expected to last 10 years. The cost of the machine is spread on a suitable basis over the next 10 years for ascertaining the profit or loss of each year. The total cost of the machine is not treated as an expense in the year of purchase itself. यही बोल रहा था मैं इतनी देर से। Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं आ जाता हूं वापस अपने एग्जाम्पल पे। तो अब अगर मैंने 2021 में बिजनेस शुरू करा था, तो ये जो मैंने फर्नीचर, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर उस पीरियड का एक्सपेंस दिखा दिया था, तो वो अकाउंटिंग रूल की वायलेशन थी कि नहीं? Sir. कि अगर आप इसको पूरा का पूरा एक्सपेंस मान लोगे तो आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं अज्यूम करता कि इन सब एसेट्स की लाइफ, अजम्पशन है कि सबकी लाइफ 10 इयर्स थी, तो फिर मैं इसकी अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता, ध्यान से देखना, इसकी अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता, अगर अजम्पशन है 10 इयर्स तो 10% हर साल डेप्रिशिएट होगा, तो डेप्रिसिएशन होती 1,30,000। यस और नो? Yes, sir. तो ये जो आपका लॉस आया था, कह रहे गलत है। कह रहे तो आप बताओ कैसे निकालें? कह रहे ऐसे निकालो, प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू आपका 12,50,000 ही है। टोटल एक्सपेंसेस कह रहे गुड्स एक्सपेंस है, सैलरीज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, और एक एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। तो 5, 7, 8, 870, 9 और 10। तो इस साल के प्रॉफिट्स आपके आते 2,50,000। फिर नेक्स्ट ईयर जब हम आते, नेक्स्ट ईयर ध्यान से देखना, अब नेक्स्ट ईयर में कह रहे गुड्स ठीक है, सैलरीज ठीक है, रेंट ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आप हर साल दिखाओगे, क्योंकि अगर 10 साल में स्प्रेड कर रहे हैं कॉस्ट
तो हर साल एक ही साल में 13 लाख ना दिखा के हर साल 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000, तो टोटल तो 10 सालों में 13 लाख ही दिखा रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। No, sir. उसकी कॉस्ट स्प्रेड क्यों कर दी मैंने 10 सालों में? क्योंकि वो मुझे Long-term benefit देगा of 10 years. करेक्ट, वो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला था। अगर मैं उसको पूरा का पूरा उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लेता तो मैं करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं शो कर रहा था। अब डेप्रिसिएशन कितनी है यहाँ पे 130, तो अगर टोटल रेवेन्यू पूछे 10 लाख, टोटल एक्सपेंसेस पूछे 5, 7, 8, 870, 10 लाख, तो आपका प्रॉफिट आया 0। और पहले की कैलकुलेशन में आपका प्रॉफिट आ रहा था 1,30,000, तो पहले ही दिख रहा था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्यों? लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर आपकी सेल्स हुई थी 12,50,000 की, यस और नो? Yes, sir. और आपका लॉस आ रहा था 920, क्योंकि आपने एसेट एक्वायर करे थे बहुत सारे। कह रहे नहीं, वो गलत ट्रीटमेंट थी, अकाउंटिंग गलत थी। एसेट तो मुझे 10 साल का बेनिफिट देने वाले हैं, उसको एक ही पीरियड का एक्सपेंस मान लेंगे, तो आप गलत अकाउंटिंग कर रहे हो। तो क्या टर्म हमें सीखनी थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बुक में अगर मैं डायरेक्टली आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कराता, टर्म तो सुन लेते, समझ लेते, लॉजिक समझ आना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस पर उन्होंने ज्यादा बात ही नहीं करी। तो लॉजिक आगे वाले किसी चैप्टर से रिलेटेड था। गोइंग कंसर्न अजम्पशन की वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो ध्यान से देखना, जो भी खर्चा हो रहा है उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सो दैट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैन बी ascertained. Expenditure is the amount spent or liability incurred for acquiring assets, goods or services. Total expenditure की बात हो रही है। Capital expenditure क्या होता है? Amount spent or liability incurred for purchasing assets. कौन से assets की बात हो रही है capital expenditure के केस में? We are talking about non-current assets. It is an expenditure incurred to acquire assets or improving the existing assets. Improvement का खर्चा enhance कर देगा अगर वो asset की आपकी capability, तो वो capital expenditure है, which will increase the earning capacity. बहुत important point है। Any expenditure incurred to improve, to increase, to enhance the revenue generation capacity of the business, it is a capital expenditure. Any expenditure incurred to maintain the revenue generation capacity, maintenance का खर्चा revenue expenditure. मैं गाड़ी की सर्विस कराता हूं, उससे गाड़ी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है या मेंटेन होती है? मेंटेन होती है। बी केयरफुल, कुछ लोग कहते हैं कि सर्विस कराएंगे तो गाड़ी और अच्छी चलेगी, जितनी नई थी क्या उससे भी अच्छी हो जाएगी? No, sir. नो, सर्विस हम कराते हैं एसेट को मेंटेन करने के लिए, तो सर्विसिंग की जो कॉस्ट होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। लेकिन अगर आपने कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी, ध्यान से सुनना बेटा, नई मशीन खरीदी थी तो जो आप रिपेयर्स करा रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपने एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी जो ढंग से काम नहीं कर रही थी, अब आपने उसके ऊपर रिपेयर्स कराई खरीदने के बाद, तो उस टाइम पे जो रिपेयर्स कराई वो एसेट को और ज्यादा इंप्रूव कर देंगी या मेंटेन करेंगी? Improve. कर देंगे। तो ये एक्सेप्शन होती है कि अगर मैंने सेकंड हैंड कोई मशीन खरीदी है, सेकंड हैंड पुरानी खरीदी है ना, तो अब जब आप उस टाइम पे उसकी ओवरहॉलिंग, मेजर रिपेयर्स करा रहे हो, कुछ भी रिपेयर्स करा रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी और इंप्रूव हो जाएगी। तो दैट इज एन एक्सेप्शन। बट नॉर्मली जब, तो लॉजिक क्या था? लॉजिक था any expenditure incurred to acquire an asset, any expenditure incurred to improve the existing asset, which will increase the earning capacity of the business, will give benefit of enduring, long lasting nature to the business. It may be incurred to acquire tangible asset or intangible, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहां पे शो करते हैं? जो भी हमने एसेट्स परचेज करे हैं उनको शो कहां करते हैं? बैलेंस शीट में। कहां पे शो करते हैं? बैलेंस शीट में।
समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में बनती है बैलेंस शीट। यस सर। तो बैलेंस शीट में जाते हैं एसेट्स, वो कैरी फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, वो बैलेंस शीट में शो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत सारे बता चुका हूँ, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। कहाँ शो करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर? Yes, sir. यस सर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इन रनिंग द बिजनेस, डे टू डे एक्टिविटीज पे ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टू टेकन टू अर्न रेवेन्यू। कोई भी सामान आपने खरीदा बेचने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दी बिजनेस चलाने के लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। उसका बेनिफिट एक साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो भी आपने सर्विसेज अवेल करी, जो गुड्स परचेज करे, देन इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू। मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू मतलब उस साल आपने जो पैसे कमाए हैं उनको उनको कमाने में जो भी उस साल खर्चा हुआ है आपका, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बेचा वो आपने कितने का खरीदा था, अगर बना बनाया खरीदा था, या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। सैलरीज जो पे कर रहे हो, रेंट जो पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहाँ शो करते हैं? इसको शो करते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो आपको एक और चीज बताता हूँ, छोटी सी है, वो बार बार आएगी ना तो फिर आप कंफ्यूज हो गए, तो ध्यान से देखना। टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसका नाम क्या होता है शान्या? Yes, sir. इनकम स्टेटमेंट का नाम क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जो बनाते हैं? Proprietor. इनकम स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? Trading and profit and loss account. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कंपनीज जो बनाती हैं उसका नाम होता है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। नाम अलग है, पर्पस सेम है, फॉर्मेट अलग है। क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 11th में जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के। इनिशियल प्रोसेस सबके सेम है, समराइजिंग में जाके चेंज आ जाता है। रिकॉर्डिंग सेम तरीका होता है, क्लासिफिकेशन सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस भी सेम बनता है, बट समराइजिंग में इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट में क्या बन रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बन रही है? बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बन रही है? बैलेंस शीट। यहां पे भी पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनती है? बैलेंस शीट। वो स्टेटमेंट सेम है, नाम सेम है, फॉर्मेट अलग है। नाम सेम है, पर्पस सेम है, पर्पस इज टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। बट कंपनीज पे
कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, उन्होंने अपने फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में वो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन स्टेटमेंट में बनाते हैं बैलेंस शीट, उनके अपने फॉर्मेट्स हैं, कोई लेना देना नहीं हमारा फॉर्मेट से। ये हम 12th में सीखेंगे उनके फॉर्मेट्स कैसे हैं, हमें बस अभी नाम पता होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनीज के केस में उसी चीज को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों बताया मैंने, अभी पता चल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो करते हैं, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड। खर्चे सारे डेबिट साइड पे आते हैं इनकम स्टेटमेंट्स के, इनकम सारी क्रेडिट साइड पे आती है, डेबिट क्रेडिट आगे जाके। बट अभी बस इतना सा बताना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द डेबिट साइड, किसके, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, एंड इन द एक्सपेंसेस पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ कंपनीज। तो ये लाइन समझ आए, इसलिए आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कहां शो होता है, डेबिट साइड। कंपनीज के केसेस में क्या बनती है, कंपनीज के केस में बनती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कहां शो होते हैं, एक्सपेंसेस साइड। एनपीओ का कोई लेना देना नहीं है अभी आपका, इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलो कर ही रहे हैं तो पीएचडी ढंग से करें, ध्यान से देखना। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप बताया, पार्टनरशिप बताया, फिर एक होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनपीओ, ये भी 12th के कोर्स में है आपके, सिर्फ स्टेटमेंट का नाम बता रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट में इसमें क्या बनती है अभी बताता हूं, पोजीशन स्टेटमेंट में तो बैलेंस शीट ही बनती है, बस नाम पता होना चाहिए बेटा, नॉलेज से काम आएंगे। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इसमें बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई रिपीट, एनपीओ हमारे 12th के कोर्स में है, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे 12th के कोर्स में है, पार्टनरशिप हमारे 12th के कोर्स में है, हमारे 11th में सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स हैं। बट यार नाम यूज हो रहे हैं ना, तो नाम हम रिलेट नहीं कर पाते, फायदा क्या, डाउट के साथ आगे क्यों बढ़ना। क्लोज करूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगा, कहां शो करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज के केस में एक्सपेंसेस में शो करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नॉट जस्ट द मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, द लॉजिक बिहाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो लॉजिक भी पता होना चाहिए बेटा। ये सब होगी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जब हम अकाउंटिंग पे आएंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी पार्ट है, थ्योरी आपको डिटेल में नहीं कराई जाएगी स्कूल में, आपकी बेस वीक रहेगी, एक नया सब्जेक्ट कर रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आपके आंसर निकल जाएंगे। क्यों का आंसर कहाँ है, कि क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं हम कैपिटल और रेवेन्यू में, वो आगे जाके आता है, तब तक तो आगे बढ़ चुके होते हैं। तो बेस स्ट्रॉन्ग करनी है तो प्लीज टाइम इन्वेस्ट करना, टर्म्स को अंडरस्टैंड करने में आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा।